सोचिए साल 1947 अगस्त का महीना, दिल्ली का एक बंद कमरा। और उस कमरे में एक आदमी बैठा है जो एक नक्शे पर कुछ लकीरें खींच रहा है। उसको शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी कलम से निकली एक एक लकीर इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक पलायन लिखने वाली थी। और सबसे अजीब बात, जिस आदमी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी भारत देखा तक नहीं था। तो चलिए आज भारत के विभाजन की कहानी के 5 अहम हिस्सों पर नजर डालते हैं। हम देखेंगे कि कैसे जल्दबाजी में एक लकीर खींची गई, इसकी इंसानी कीमत क्या थी, कोलकाता में क्या चमत्कार हुआ, कैसे एक राष्ट्र बना, और आखिर में वो कौन सी विरासत है जो आज तक हमारे साथ है। तो पहला हिस्सा, जल्दबाजी में खींची गई लकीर। ये कहानी शुरू होती है एक, कह सकते हैं, नामुमकिन काम से। एक ऐसी लकीर खींचना जिससे लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत तय होने वाली थी। और ये काम दिया गया एक ऐसे इंसान को जो उस जमीन, वहां के लोगों और उसके उलझे हुए इतिहास से बिल्कुल अनजान था। आपको बस एक लकीर खींचनी है। ये शब्द थे लॉर्ड माउंटबेटन के, जो उन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ से कहे थे। जरा सोचिए, कितनी आसानी से कह दिया गया। ये शब्द उस हैरान करने वाली लापरवाही को दिखाते हैं जिसके साथ करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला किया जा रहा था। ये कोई मामूली काम थोड़ी था, ये तो जैसे पूरे इतिहास को फिर से लिखना था। तो ये थे सर सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें चुना क्यों गया? उनकी निष्पक्षता के लिए। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यही बात जो उनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जा रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। वो तो एक ऐसे कैनवस पर लकीरें खींच रहे थे जिसकी तस्वीर को वो समझ ही नहीं पा रहे थे। अब देखिए, कागज पर तो ये सिद्धांत बड़ा सीधा साधा था। रैडक्लिफ लाइन का आधार था कि जिन जिलों में मुस्लिम ज्यादा हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे, और जहां हिंदू और सिख ज्यादा हैं वो भारत में रहेंगे। सिंपल है ना? लेकिन असलियत बहुत ज्यादा उलझी हुई थी। रैडक्लिफ को जो नक्शे और जनगणना के आंकड़े दिए गए वो पुराने थे, भरोसे के लायक नहीं थे। इससे ये नामुमकिन सा काम और भी मुश्किल हो गया। लाहौर का मामला देखिए, इससे पूरी दुविधा साफ समझ आती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुस्लिम आबादी करीब 6 लाख थी, तो हिंदू 5 लाख और सिख 1 लाख से ज्यादा। आबादी मुस्लिम्स की थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन शहर की पूरी अर्थव्यवस्था, उसका कल्चर, उसकी जान, वो हिंदू और सिखों के हाथों में थी। अब बताइए लकीर कहाँ खींची जाए? किसी भी तरफ खींचने का मतलब था एक समुदाय को उसकी जड़ों से उखाड़ देना। और आखिरकार फैसला हुआ। रैडक्लिफ ने यह तर्क दिया कि एक बड़े शहर के बिना नया देश चल नहीं पाएगा, और लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आया। माउंटबेटन ने इस फाइनल रिपोर्ट को, इस सीमा की घोषणा को एक तिजोरी में बंद कर दिया। इसे आज़ादी के जश्न के 2 दिन बाद तक गुप्त रखा गया ताकि जश्न का मजाक किरकिरा न हो। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों लोगों को अंधेरे में रखा, जबकि उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। और जैसे ही नक्शे की वो लकीर हकीकत बनी, असली कीमत सामने आने लगी। अब हम बात करेंगे इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की, इंसानी कीमत की। शरणार्थियों का वो सैलाब जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 2 करोड़, ये आंकड़ा दिमाग को सुन्न कर देता है ना? 20 मिलियन लोग, रातों रात लाखों लोग अपने ही घरों में बेगाने हो गए। उन्हें एक ऐसी सरहद पार करने पर मजबूर कर दिया गया जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। एक ऐसे भविष्य की तरफ जिसका कोई पता नहीं था। इस चार्ट को देखिए, ये उस वक्त की पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ 2 करोड़ विस्थापित लोग, और दूसरी तरफ उन्हें संभालने और शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ 55,000 सैनिक। मतलब ये तो जैसे एक लहर को मुट्ठी भर रेत से रोकने की कोशिश थी। ये एक नामुमकिन काम था, और बहुत जल्द चारों तरफ हिंसा की आग भड़क उठी। और उस हिंसा के बीच घोस्ट ट्रेनें नफरत का एक खौफनाक सिंबल बन गई। सोचिए, जब लाशों से भरी एक ट्रेन भारत पहुंची तो उसके डिब्बे पर क्या लिखा था? लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारी आज़ादी का तोहफा है। ये ट्रेनें सरहदों के आर पार उस पागलपन की खामोश गवाह बनकर दौड़ रही थीं, जिसने पूरी जमीन को अपनी चपेट में ले लिया था। एक तरफ पंजाब जल रहा था, खून खराबा हो रहा था, और दूसरी तरफ एक और शहर था जो तबाही के मुहाने पर खड़ा था, कैलकाटा। सबको डर था कि यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहीं पर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इसकी वजह बना एक ऐसा इंसान जिसकी नैतिक ताकत
एक पूरी सेना से ज्यादा मजबूत साबित हुई। आप मेरी वन मैन बाउंड्री फोर्स होंगे, ये शब्द माउंटबैटन ने महात्मा गांधी से कहे थे। क्यों? क्योंकि बंगाल के लिए कोई सैनिक बचा ही नहीं था। माउंटबैटन ने खुद माना कि गांधी की सिर्फ मौजूदगी हजारों सैनिकों से ज्यादा असरदार हो सकती है। और गांधी जी का तरीका वो बिल्कुल अलग था। वो 13 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे और किसके साथ रुके? एचएस सुहरावर्दी के साथ, जिन्हें उस वक्त कलकत्ता का कसाई कहा जाता था। 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, कलकत्ता में शांति थी, एक चमत्कार की तरह। लेकिन 1 सितंबर को हिंसा फिर भड़क गई। तब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उनके इस आत्मबलिदान ने जैसे पूरे शहर की आत्मा को झंझोड़ दिया। सिर्फ 73 घंटों के बाद दंगाई खुद अपने हथियार लेके आए और उनके कदमों में डाल दिए। और इसका असर इतना गहरा था कि जब तक गांधी जी जीवित रहे, कलकत्ता में दोबारा कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये उस एक इंसान की ताकत का सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं होता। तो एक तरफ विभाजन की आग थी और उसी बीच भारत के नए नेताओं के सामने एक और पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी, रजवाड़ों की समस्या। सैकड़ों रियासतें थीं, उन्हें एक देश में कैसे जोड़ा जाए? पूरे 565, सोचिए जरा, 565 रियासतें, जिनके पास ये विकल्प था कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर आज़ाद हो जाएं। अगर इन्हें एक साथ नहीं लाया जाता तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज़ जैसा होता, जिसमें 500 से ज़्यादा छेद हों, एक बिखरा हुआ कमज़ोर देश। अब इन राजा महाराजाओं को ये मौका मिला कैसे? ये पैरामाउंसी नाम की एक ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रियासतें थीं तो महाराजाओं की, लेकिन आखिरी कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का था। अब जैसे ही अंग्रेज गए, ये कंट्रोल लैप्स हो गया, यानी खत्म हो गया, और हर राजा को अपनी किस्मत खुद चुनने का मौका मिल गया। तो इस चुनौती से निपटने का बेड़ा उठाया सरदार पटेल और वीपी मेनन ने, और उनकी रणनीति बड़ी कमाल की थी। उन्होंने इन राजाओं को एक सीधा सा सौदा पेश किया, आप भारत में शामिल हो जाइए और बदले में अपने टाइटल्स, अपने महल, अपनी शान शौकत सब बनाए रखिए। पटेल इसे अपनी सेब की टोकरी भरना कहते थे, और ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ज्यादातर राजा मना नहीं कर पाए। लेकिन कुछ मामले बड़े नाटकीय थे। जोधपुर का किस्सा तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। वहां के महाराजा चुपके से जिन्ना से मिलाए। जिन्ना ने उन्हें खाली कागज दे दिया और कहा, अपनी शर्तें लिख दो। सोचिए, वीपी मेनन को जैसे ही इस प्लान का पता चला, उन्होंने माउंटबैटन को खबर की। किसी तरह महाराजा को भारत के साथ साइन करने के लिए मनाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साइन करने के ठीक बाद महाराजा ने अपनी छोटी सी पिस्तौल निकालकर मेनन के सिर पे तान दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर विलय इतना आसान नहीं था। और अब हम आते हैं 2 सबसे पेचीदा मामलों पर, जिनकी विरासत आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ और कश्मीर की कहानी एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी तस्वीर जैसी है। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। वहीं कश्मीर में शासक हिंदू था और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। एक ने पाकिस्तान में विलय चुना, दूसरे ने आज़ाद रहना चाहा, और इन दोनों के विरोधाभासों ने ही ऐसे हालात पैदा किए जिनका नतीजा आज तक हम देख रहे हैं। कश्मीर की किस्मत का फैसला तो इतिहास के एक बहुत ही अजीब मोड़ पर हुआ ये कि पाकिस्तान ने पठान कबाइलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया ताकि विलय के लिए दबाव बनाया जा सके। लेकिन श्रीनगर के रास्ते में ये हमलावर बारामूला शहर में लूटपाट करने के लिए रुक गए, और उनकी ये कुछ घंटों की देरी बहुत महंगी पड़ी। इसी देरी ने महाराजा हरि सिंह को भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करने और सैन्य मदद मांगने का मौका दे दिया, और भारतीय सैनिक ठीक वक्त पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गए और राजधानी को बचा लिया। तो 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और हम आज भी उसी विरासत के साथ जी रहे हैं। ये सवाल आज भी कायम है कि कैसे एक ऐसे इंसान के द्वारा, जो यहाँ कभी आया ही नहीं था, जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को इस तरह से परिभाषित करती है।